हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी का जो नेक्स्ट सर्कुलर है, सर्कुलर 178, उसके बारे में बताऊंगी। उसमें जो क्लेरिफिकेशन आया है वो है लिक्विडेटेड डैमेज कंपनसेशन पेनल्टीज। क्या इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? ये डाउट इसलिए अराइज हुआ क्योंकि एंट्री नंबर 5E ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वो सप्लाई ऑफ सर्विस से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इसमें काफी डाउट्स थे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है पार्टी, उसके तहत उसको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, तो क्या वो इस एंट्री में कवर होगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो तीन प्रकार के लिम्स हैं, अग्रीइंग टू दी ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, इसका मतलब है किसी पर्सन को आप कोई काम करने से रोक रहे हो। तो अग्रीइंग का मतलब है दोनों पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है और उसके बाद ही एक काम करने से रोका जाता है। अब जब आप किसी पर्सन को कोई काम करने से रोक रहे हो तो आप इन रिटर्न उसको कंसिडरेशन पे करोगे। तो इस वजह से जब ये सारे एक्ट होते हैं तभी वो जीएसटी के दायरे में आता है। वैसे अग्रीइंग टू दी ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, इसमें भी दो पार्टीज अग्री करते हैं एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एक कंसिडरेशन पे किया जाता है। अग्री कर रहे हैं, एग्रीमेंट एंटर हो रहा है, तभी ये सर्विस मानी गई है। वैसे जो थर्ड लिम है, अग्रीइंग टू दी ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, किसी को काम करने के लिए आप एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं, तो इसमें भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि दोनों पार्टी सहमति से कोई काम कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में एक कंसिडरेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इन तीन लिम को एक्सप्लेन करा गया है कि इन तीन लिम्स में इंटेंशन है दोनों पार्टी का एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट में एंटर करने का और उसके बाद कंसिडरेशन पे करने का। बट इसके अलावा जो लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करें, कंपनसेशन की बात करें, या चेक डिसऑनर के केस में फाइन और पेनल्टी की बात करें, कोई पेनल्टी पे की जाती है या फिर एम्प्लॉय से सैलरी विथहेल्ड की जाती है अगर वो नोटिस पीरियड नहीं एंटर करता, ये जितने भी इश्यूज हैं, इन सब में जो जीएसटी है उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं बताई गई है। मतलब कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड जो बेस है जिसके कारण वो नहीं होगा, उसको वेरियस एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज के जो डिसीजन है उससे कंक्लूड करा गया है, जिसमें सर्विस टैक्स लॉ में सर्विसेज की डेफिनेशन, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें उसमें कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा गया है, कंसिडरेशन किसको कहा गया है, इन सब को स्टडी करने के बाद वो कंक्लूजन ड्रॉ करा है कि जो पेनल्टीज है, कंपनसेशन है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये कोई पर्सन इंटेंशन से नहीं करता, इंटेंशन से पे नहीं करता, अनइंटेंडेड होती है ये एक्टिविटीज। दैट्स वाई इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई एक्टिविटी जिसमें आप अगर कंसिडरेशन एज अ चार्जेस पे कर रहे हो, तो उसमें दोनों पार्टी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। Contract as a set of promise forming consideration for each other. Promise has been defined as willingness of the promiser to do or to abstain from doing anything. इसमें दोनों पार्टी कुछ ना कुछ एक्ट के लिए अग्री करती है, उसके उसी के एवज पे कंसिडरेशन पे करती है। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज है उसको जीएसटी के दायरे में लाया गया है, बट जो अनइंटेंडेड चार्जेस है उन उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सर्कुलर आया गया है। तो अब अगर कोई डैमेजेस है, पेनल्टी पे करी गई है या रिसीव करी गई है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।